हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 के सेट नंबर 1 के क्वेश्चंस की। लास्ट टाइम मैं जितने क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको, उसके आगे क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं खंड सा का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे बोल रहा है दो समान आवेश स्मॉल q तथा स्मॉल q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया गया है। कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेश का निकाय संतुलन में है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए क्या हो रहा है। यहां पे हमने एक निकाय यानी सिस्टम बनाया है जहां पे दो चार्ज है, Q हो गया, ये हो गया स्मॉल q, ये आवेश स्मॉल q, ये भी आवेश स्मॉल q हो गया। इनके बीच की दूरी को हम लोग 2r कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इनका जो मध्य बिंदु है, यहां पे मध्य बिंदु पर हमने एक और आवेश यानी कैपिटल Q को रख दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है अगर ये जो आपका सिस्टम बन रहा है, निकाय बन रहा है, ये अगर संतुलन की स्थिति में है तो इस कैपिटल Q का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि मध्य बिंदु पर है तो ये दूरी हो जाएगी r और ये दूरी भी हो जाएगी r। अब यहां पे क्या करना है हमको, देखिए यहां पे तीन आवेश है तो क्या करेंगे, एक आवेश को आप लोग क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यानी इसको आपने क्या किया, इसको फिक्स कर लिया। अब इस आवेश की वजह से क्या होगा, इस पर बल लग रहा होगा और इसी आवेश की वजह से क्या हो रहा होगा, इस पर भी बल लग रहा होगा। तो यहां पे जब तीन सिस्टम होते हैं, तीन आवेश होते हैं, तो वहां पे आपको एक आवेश को क्या होना पड़ता है, फिक्स कर लेना पड़ता है। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी वजह से बाकी सारे आवेशों पर लगने वाले बल को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका F1 मतलब हो जाएगा इस आवेश की वजह से इस आवेश में लगने वाला बल। ठीक है, कितना हो जाएगा, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r², ये आपका कूलम का नियम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r², ये हो जाएगा F1 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस आवेश की वजह से इस आवेश के ऊपर लगने वाले बल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा F2, कितना हो जाएगा आपका, K Q1 और Q2 दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q² अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका KQ² अपॉन 4r² इक्वेशन नंबर 2। अब बिकॉज क्या है कि ये संतुलन की स्थिति में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जो बल है इसका योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो जैसे आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पुट करेंगे तो देख लेंगे क्या होगा, पुट करते हैं तो स्मॉल k q कैपिटल Q r² प्लस यहां पे आ जाएगा, हो जाएगा आपका KQ² अपॉन 4r² इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। अब यहां पे देखिए आप लोग ध्यान से, क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, K और Q कॉमन आ रहा है, कॉमन ना लीजिए आप, इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, KQ कैपिटल Q r² इज इक्वल टू हो जाएगा KQ² अपॉन 4r²। तो K से K कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल Q इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस साइन रहेगा बिकॉज प्लस का उधर गया तो माइनस हो गया, तो -Q/4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा जो कैपिटल Q है उसका मान कितना आ गया, -q अपॉन 4। तो इस तरह क्वेश्चन याद रखेगा, जहां पे भी क्या हो, दो से ज्यादा आवेश होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक आवेश को फिक्स कर लेते हैं और उस आवेश की वजह से अन्य आवेशों पे लगने वाले बल को निकाल के उसको जोड़ देते हैं। और अगर संतुलन की स्थिति होगी तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा कि बल को जोड़ने पर आपका कितना आएगा, 0 होगा, ये होता है संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप देख पा रहे हैं यहां पर अगला जो क्वेश्चन है खंड सा में क्वेश्चन नंबर है आपका घ। यहां पे ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्टिक्स यानी कि जो आपका प्रकाशिक चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन है कि 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का एक माध्यम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप लोग सारे पॉइंट के बाद देख लीजिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो चुका होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस, यानी जो आपका लेंस है, कांच है, उस लेंस जिस कांच से बना है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ कितना, Ng 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, और जो ये आपका लेंस है वो जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। तो यहां पे हो गया n
यहाँ पे हम इसको कैसे m बोलते हैं, m का मतलब हो गया कोई भी माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है। अब ये जो लेंस है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दी हुई है, ठीक है। तो आपको वक्रता त्रिज्या यानी R1 और जो R2 है वो दोनों क्या है, समान है, और दोनों कितनी है, यहाँ पर आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा अगर आप R1 को प्लस लेते हैं तो R2 को आप क्या करेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। तो अब R1 को प्लस लेंगे तो R2 अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है अगर कोई वस्तु जो कहां पे रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है, तो आपको पता है कि जो u होता है वो क्या होता है, वस्तु की स्थिति होता है, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। अब बोला गया आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है, देखिए कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको पता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। उससे पहले क्या करना है आपको, जो n है इस n को निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे जो लेंस है वो किसी दूसरे माध्यम में रखा गया है, उस केस के लिए यहाँ पे n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n। अब यहाँ पे जो हवा, जो यहाँ पे रेज है, जो यहाँ पे किरण है, वो किरण कहां से जा रही होगी, वो जा रही होगी माध्यम से ग्लास में जा रही होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा g, यहाँ पे m, mng का मतलब क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम के यानी माध्यम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब कि माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको यहाँ पे निकालना होगा। यहाँ पे यही जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं mg। तो यहाँ पे mng आपको निकालना पड़ेगा। अब mng कैसे निकालेंगे आप लोग, याद रखिएगा जो लास्ट में होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका mg/nm हो जाएगा। तो mg कितना दिया हुआ है आपका, 3/2 डिवाइडेड बाई nm कितना दिया हुआ है, 4/3। सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 9/8 यानी 9/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका mng, यानी कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। अब आपको ये क्या होगा, यहाँ पर mng की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9/8 माइनस 8 1/r1 कितना हो गया आपका 10 और r2 कितना हो जाएगा 10। अब मैंने बताया था अगर r1 आप प्लस ले रहे हैं तो r2 क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या कितना होगा, 9 माइनस 8/8, ये कितना हो जाएगा आपका 2/10, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पर सीधे आगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 कितना होगा 1, 8 इंटू 2/10, 2 4 जा 8 हो गया, यानी कितना हो गया 1/40, ठीक है। कितना आ रहा है, तो 1/f आ रहा है, तो यानी 1/f कितना हो गया आपका 1/40, ठीक है। ये कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस आना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा प्लस होती है। तो हमको यहाँ पे 1/f की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब आपको पता है फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करके v को निकालना है। तो 1/f कितना आ गया आपका 1/40, यानी आपका जो a 1/f है कितना आ गया 1/40 आ गया। तो यहाँ पे 1/40 हो जाएगा इज इक्वल टू v आपको निकालना है, तो आप छोड़ देंगे इसको, माइनस u कितना आपको -20। u हमेशा क्या होता है, माइनस का होता है, ये क्या होता है, वस्तु की स्थिति होती है, ठीक है। तो -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/40 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। अब क्या करें, बस सीधे इसको उठा के धर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, मैं यहां पे करके दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए 1/40 ये प्लस 1/20 जो है वो उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब यहां पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 41 माइनस कितना हो गया यहाँ पर आपका 2 हो गया इज इक्वल टू 1/v। तो -1/40 इज इक्वल टू 1/v, तो v स्क्वायर कितना हो गया -40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसमें कॉन्सेप्ट जो है कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो घ था उसके साथ अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अथवा में जो क्वेश्चन वो भी बता दे रहा हूं क्या है। क्वेश्चन है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में
क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है? तो पहले समझ लेते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। आपको याद रखना है कि नाभिकीय अभिक्रिया होती है दो तरह की होती है, एक होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, एक नाभिक क्या होता है दो अलग अलग नाभिकों में टूटता है, तो उससे की वजह से क्या होता है बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, इसे क्या बोलते हैं नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। जबकि नाभिकीय संलयन क्या होता है कि दो जो हल्के नाभिक होते हैं वो क्या होता है आपस में जुड़कर एक दूसरा नाभिक बनाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है क्या होता है नियंत्रित अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया किसकी, अनियंत्रित अभिक्रिया की। ठीक है, तो अनियंत्रित अभिक्रिया में क्या होता है आपका परमाणु बम जो है वो उसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है क्रांतिक द्रव्यमान एक्चुअल में क्या होता है याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यूरेनियम है ये आपका ऐसा ईंधन की तरह काम करता है परमाणु बम में। ठीक है, तो यूरेनियम जो है यूरेनियम का क्या होता है एक मास एंड द्रव्यमान हम लोग लेते हैं। अगर एक द्रव्यमान एक सर्टेन एक मिनिमम द्रव्यमान से ज्यादा, मतलब एक मिनिमम का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं क्रांतिक द्रव्यमान वो न्यूनतम द्रव्यमान होता है ईंधन का, जिससे ज्यादा द्रव्यमान होने पर आपकी नाभिकीय क्रिया फिर से शुरू हो जाती है। मतलब सिंपल है कि नाभिकीय क्रिया अपने आप शुरू नहीं होगी, उसके लिए क्या होना चाहिए आपका जो भी आपका ईंधन है उस ईंधन का एक न्यूनतम द्रव्यमान होना चाहिए। अगर उस न्यूनतम द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान होगा तो क्या होगा आपकी जो नाभिकीय अभिक्रिया वो शुरू हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है परमाणु बम में, तो आपको इसी तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका बायोसेवर्ट नियम का उल्लेख करना है और इसकी सहायता से आपको यहाँ पे निगमन करना है। याद रखिएगा ये जो निगमन है ये अब आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आपको यहाँ पे से बायोसेवर्ट नियम को ही अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे हम बायोसेवर्ट नियम को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास क्या है धारावाही चालक है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या हुआ एक लघुत्तम अवयव ले लिया इस वायर का। ठीक है, यानी जो तार है इस तार की लंबाई को हम पूरी लंबाई नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसका छोटा सा लघुत्तम अवयव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लघुत्तम अवयव है डीएल क्या हो जाएगा इसका एक लघुत्तम अवयव हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का उससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है r है, और जो आपका बिंदु P है वो बिंदु P आपका लघुत्तम अवयव से थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, और इस धारावाही चालक जो है उसमें क्या हो रहा है धारा प्रवाहित हो रही जो कितनी है I है। ठीक है, अब आपको क्या करना है क्योंकि आपको पता है कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना है जो कि बायोसेवर्ट ने दिया था। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो इस अवयव की वजह से इस लघुत्तम अवयव की वजह से जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस बिंदु P पर वो क्या हो जाएगा TB डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करेगा, यानी समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा I के। तो ये होगा आपका समीकरण में पहला, मतलब क्या है जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा जो dB है वो आपका समानुपाती होगा किसके DL के। DL का मतलब हो गया जो आपका अवयव था। ठीक है, यहाँ आप क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम अवयव जो था वो क्या था आपका DL था। ठीक है, तीसरा जो है dB आपका समानुपाती होगा, यानी अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, समानुपाती बोल सकते हैं, वो होगा किसके साइन थीटा के, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और साथ साथ कि जो आपका dB होगा, dB क्या होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से है इस लघुत्तम अवयव की वजह से। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा स्क्वायर r, मतलब क्या है आपका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या करेंगे जब इन चारों को आप क्या करेंगे आपस में कंबाइंड करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा dB, ये आपका अनुक्रमानुपाती का साइन बन गया I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये वाला जब साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही आपका क्या है बायोसेवर्ट का नियम है, जहां पे ये क्या है आपका एक नियतांक है जिसका मान होता है याद रखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10 की पावर -7। ठीक है, तो यही आपका क्या है बायोसेवर्ट का नियम। तो आपको क्या करना है वहां पे डायग्राम बनाना है और साथ साथ इस तरह से आपको समीकरण को लिखना है। साथ में थोड़ा सा आप क्या कर लैंग्वेज जो लिखेगा कि माना एक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही, तो आपको थोड़ा सा एक लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डेरिवेशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं खंड दा का क्वेश्चन नंबर ख। तो यहाँ पे क्या बोला गया है
कि अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह गति के आधार पर ओम के नियम के व्यंजक का निगमन करना है। ठीक है, तो यहां पे पहले बात करते हैं कि जो आपका अपवाह वेग या इसको अनुगमन वेग भी बोलते हैं, ये क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या होता है एक्चुअली याद रखिएगा कि जब क्या होता है कि जो भी चालक है उस चालक को जब हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। यानी कि याद रखिएगा जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अपवाह वेग है इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा कि जो धारा होता है, धारा और अपवाह वेग में रिलेशन होता है I = NEAVD, जहां पे I क्या होता है धारा, N क्या होता है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, A क्या होता है क्षेत्रफल और VD क्या हो जाएगा अपवाह वेग हो गया। ठीक है, तो आपको इसके आधार पर क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। अब आपको पता है यहां पर जो अनुगमन वेग होता है इसका सूत्र होता है VD = होता है स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m। ये भी आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका, अपवाह वेग का। यहां पे स्मॉल v क्या हो गया आवेश हो गया, कैपिटल E क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र हो गया, टाउ क्या बोलते हैं यहाँ पे शांत काल बोलते हैं। शांत काल क्या होता है, दो टक्करों के मध्य जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है गति करते हैं तो क्या होता है आपस में दूसरे से क्या होता है संघर्ष यानी टकराते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन को टकराने से पहले जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं शांत काल बोलते हैं, जो कि हो गया टाउ, और m क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको यहां पर वापस से पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका I = हो जाएगा NEAVD, जब क्या हो जाएगा स्मॉल e टाउ अपॉन m हो जाएगा। अब यहां पे E और E क्या हो जाएगा E² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I = NE²AE टाउ अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग यहां पे देखिए, आपको पता है जो E है यहां पे क्या है वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या होता है एक संबंध होता है, संबंध को याद रखिएगा। संबंध क्या होता है आपका E = होता है V/L। ठीक है, E क्या यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो गया, V क्या हो जाएगा आपका वैद्युत विभव हो जाएगा, और L क्या हो जाएगा चालक की लंबाई हो गया। तो ये होता है इसके बीच में संबंध होता है। तो आपको क्या करना, जहां पे E था वहां पे क्या करेंगे आप लोग V/L को पुट कर देंगे। जैसे पुट करके देखिए क्या होता है, यहाँ पर I = हो जाएगा NE²A, E की जगह क्या हो जाएगा V/L, V टाउ ML, ये आपका हो जाएगा। जैसे आपने क्या हुआ इसको उठाकर यहां पर पुट करा तो वैसे क्या होगा आपका I का जो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर V/I का मान निकालना है। क्या करना है V/I मतलब V/I निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर पहले V को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर जो V है यहाँ V क्या है गुणनफल में है, तो यहाँ पे क्या होगा ये भाग में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका I/V = कितना हो जाएगा आपका NE²A टाउ अपॉन ML हो जाएगा। ठीक है, ये I/V हो गया। अब इसको क्या करना है आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो उल्टा करके देखिए क्या हो जाएगा V/I करेंगे। जैसे आपने V/I किया वैसे क्या हो जाएगा आपका ML/NE²A टाउ, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको देखिए यहां पर जो M है वो क्या आपका नियतांक है, यानी M का जो मान होता है वो क्या होता है नियत रहता है। L भी क्या आपका नियत है, लंबाई भी आपकी नियत है। यहाँ पे L जो है इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी क्या है आपकी नियत रहती है। यहाँ पे जो E है आवेश वो भी इसका मान भी क्या है नियत है। क्षेत्रफल जो है चालक है वो भी क्या है फिक्स है, नियत है यानी, और जो आपका टाउ है शांतकाल वो भी क्या होता है फिक्स होता है। तो आप देखिए ये जो पूरा जो सारे जो चीजें यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रही हैं, बाएं पक्ष में दिख रही हैं, ठीक है सॉरी दाएं पक्ष में दिख रही है, वो क्या है आपकी फिक्स है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो क्या करेंगे इसी नियतांक को हम क्या बोल देंगे R बोल देंगे। तो यही क्या होता है V/I = R, ये क्या होता है आपका ओम का नियम होता है। तो आपने क्या देखा कि हमने क्या किया यहाँ पर जो अपवाह वेग है उसका फॉर्मूला लिया और उसके फॉर्मूले का प्रूफ करके हमें जैसे हमने V/I निकाला तो V/I का जो मान है वो क्या आ रहा है नियतांक आ रहा है। क्या आ रहा है नियतांक। तो इसी से क्या होता है आपका ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। जैसे आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक पे लगाया गया जो वैद्युत विभव होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब आप V और I को आपस में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो क्या आएगा एक
कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा जो R है, ये R क्या है आपका प्रतिरोध है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml/ne²a टाउ। तो ये आपका R का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आप लोग यहां बात करने वाले हैं खंड दा के क्वेश्चन नंबर ग में। तो क्वेश्चन नंबर ग बोल रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख करना। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअली में होता क्या है। यहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो नियम होते हैं यहाँ पे। जो आपके पहला होता है फैराडे का प्रथम नियम, दूसरा होता है फैराडे का तृतीय नियम। जो फैराडे का जो सेकंड लॉ है, जो द्वितीय नियम है, वो आपका लेंज का नियम से भी पूछा जाता है। तो ठीक है, पहले बात करते हैं फैराडे का प्रथम नियम होता क्या है। देखिए फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है किसी भी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन किया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना। तो जब आप क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने की वजह से क्या होता है, उस चालक में मध्य एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। यही आपका क्या है, प्रथम नियम हो जाएगा। और जो आपका वैद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, वैद्युत वाहक बल आपका निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की संख्या पर। यानी कि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का जो दर है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी आपको याद रखना है कि जो E होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। यहां पर डेल्टा फाई का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, यहां पे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल क्या है आपका, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रथम नियम बोलते हैं फैराडे का। ठीक है, फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो ये कहता है कि जो भी आपका यहाँ पर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, वो हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण की वजह से वो उत्पन्न हुआ। यानी कि यहाँ पे यह है कि जो आपका वैद्युत वाहक बल है E है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर की वजह से। तो क्या होगा, जो वैद्युत वाहक बल है वो आ रहा है इसकी वजह से, तो वो क्या करेगा, इसी का विरोध करेगा। मतलब कि इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या होंगे, दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है, यहां पे माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये दोनों क्या है, दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि जो वैद्युत वाहक बल होता है ये आपका हमेशा क्या होगा, इसके विरोध में रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम या फिर लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका फैराडे के दो नियम। ठीक है, अब हम यहाँ बात करने वाले अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, घा क्वेश्चन वो लिखा हुआ है कि स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा जब एक आवेशित समांतर प्लेट धारित को की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक केक वाली प्लेट को रख दिया जाता है। मतलब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे हमने क्या हुआ, एक संधारित्र लिया। इस संधारित्र में आपको पता है कि ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, U = आपका होता है फॉर्मूला 1/2 Q²/C। ये आपका होता है आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जब किसी संधारित्र में हम लोग आवेशित करते हैं। जब हम लोग किसी संधारित्र को आवेशित करेंगे तो उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा U = 1/2 Q²/C। अब हमने क्या हुआ, इस प्लेटों के मध्य में एक दूसरे पदार्थ को रख दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, परावैद्युतांक इसका है K। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके मध्य में रखेंगे तो आपको बताएं कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर जो C है, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी संधारित्र के मध्य में एक परावैद्युतांक को रखते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो धारिता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि C की जब क्या हो जाए आपका KC हो जाएगा, मतलब K टाइम्स बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे आप लोग, जहां पे पहले आप C यूज कर रहे थे वहां पे क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका U कितना हो जाएगा, आपका 1/2 Q² कितना हो जाएगा आपका KC हो जाएगा। जब आपने क्या हुआ, एक परावैद्युतांक को इसके बीच में रखा, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो U है वो क्या है, आपका K के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, U जो है आपका K के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपने क्या हुआ, इस संधारित्र प्लेट के मध्य में एक परावैद्युतांक को रखेंगे, वैसे क्या होगा, उसकी जो धारिता होगी या उसकी जो धारिता होगी वो तो बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ेगी, बट जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे K बढ़ेगा तो U क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे, जैसे आपने क्या हुआ, प्लेट के मध्य में आपने एक परावैद्युतांक को डाला, वैसे क्या हो जाएगा, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो अब हम यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपका खंड दा का क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो L है, C और R दिया हुआ है। L क्या होता है आपका, L आपका प्रेरकत्व दिया हुआ है, L प्रेरकत्व, C क्या है आपका संधारित्र और R क्या है प्रतिरोध, यानी LCR। तो आपसे पूछा गया है कि सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो L अपॉन CR का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है आपको, देखिए पहले आपको L है इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। L का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू होता है L di/dt, ठीक है। जहां पे E क्या आपका होता है, वोल्ट होता है, अगर मात्रा निकालना चाहें तो वोल्ट होता है इसका। T क्या होता है, टाइम, यानी इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अपॉन I का क्या होता है, करंट यानी एम्पियर होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, L का मात्रक हो जाएगा, यानी वोल्टेज इनटू सेकंड, ठीक है, वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर, ये आपका क्या हो जाएगा, L का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग C का मात्रक निकालना चाहें तो C का मात्रक कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। तो हमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो आपका C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। अब Q का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इक्वल टू होता है आपका I इंटू T अपॉन V। तो I क्या होता है आपका एम्पियर, T क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, और V क्या हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा, जो आपका चलता है यहाँ भी आपका क्या वोल्ट ही चल रहा है, ठीक है, और ये आपका एम्पियर चल रहा है, ठीक है। तो यहां से मैंने C का मात्रा निकाल लिया और यहां से मैंने L का मात्रा निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, यहां पे इसको यहां पर पुट कर देना है, ठीक है। पुट करिए यहां पर, देखिए जो L है, इस L का यहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू, सॉरी यहाँ पे जो L है इसको पुट कर रहे हैं, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये हो गया आपका L का, अपॉन C का क्या हो गया आपका एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, C का, ठीक है। और जो R होता है, R का क्या होता है, R का आपको पता है V अपॉन I होता है। तो V अपॉन I का मतलब कितना हुआ, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां से क्या हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, एम्पियर से एम्पियर यहां पे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्लियर कितना आ गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर आ गया। और वोल्ट अपॉन एम्पियर का मतलब क्या होता है, सीधे V अपॉन I, यानी कि कितना हो गया आपका ओम, बिकॉज ये आपका R होता है और R का मात्रा कितना होता है, ओम होता है। तो इस तरह से क्या किया आपने, L अपॉन CR का जो मात्रक है वो कितना आ गया आपका, ओम आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मैं जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।